मूवी की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक बर्थडे पार्टी को देखते हैं जहाँ पर आए हुए जी के फ्रेंड्स सभी लोग बोल रहे होते हैं कि ये बर्थडे पार्टी एकदम शानदार बर्थडे पार्टी है। मैं अपनी पूरी लाइफ में भी स्काई पैलेस होटल में बर्थडे पार्टी देने का नहीं सोच सकता क्योंकि यहाँ की हर एक चीज़ कितनी एक्सपेंसिव है, लेकिन साथ साथ बहुत ज़्यादा लग्जरियस भी। यहाँ पर जी भी बड़ा मुस्कुरा रहा होता है जहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स को बता रहा था, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये सारी अरेंजमेंट्स मिया ने, लेकिन इतना बोलती यहाँ पर आ जाती है जेनी, जहाँ पर वो किम को बोलने लगती है कि लास्ट टाइम के जैसे इस बार भी मैंने तुम्हारे अकॉर्डिंग इस पूरे के पूरे होटल को बुक कर लिया है और यहाँ की वाइन्स सारी चीज़ें तुम्हारी फेवरेट के अकॉर्डिंग आई हुई है ताकि तुम लास्ट टाइम की तरह इस टाइम भी सारी चीज़ें एंजॉय कर पाओ। जी यहाँ पर कहते हैं कि ठीक है, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पर वो मियाँ को इशारे करता है एक वाइन का ग्लास लाने के लिए, लेकिन ये इशारा कुछ ज़्यादा ही ईविल इशारा होता है। तो यहाँ पर मियाँ जेनी के लिए वाइन लेकर आ जाती है जहाँ पर सभी लोग उसके बर्थडे पार्टी का टॉस करते हैं और फिर बाद में सभी लोग वाइन पीते हैं। यहाँ पर जेनी को वो वाइन पीने के बाद थोड़ा सा कुछ अजीब सा लगने लगता है उसका टेस्ट, और यहाँ पर अचानक से जेनी को चक्कर भी आने लगता है जहाँ पर जी ये सारी चीजें नोटिस करता है। तो फिर यहाँ पर जी बोलता है कि मैं ऐसे लेकर ऊपर जाता हूँ। मियाँ यहाँ पर मुंह बनाने लगती है और कहती है कि जब देखो तब पूरे के पूरे इवेंट का अटेंशन पाने की कोशिश करती है। साथ साथ यहाँ पर जी के दो फ्रेंड्स भी होते हैं जो कहते हैं कि चलो हम भी तुम्हारी मदद करने के लिए आते हैं। एंड वो सभी लोग जेनी को लेकर एक रूम में चली जाते हैं जहाँ पर जेनी बेड पर होती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर चल क्या रहा है क्योंकि उसके सर बहुत ज्यादा हैवी हो गया होता है। यहाँ पे वो उसे पूछने लगती है कि आखिर तुम डॉक्टर को क्यों नहीं बुला रहे हो। जी यहाँ पर अपने दोनों फ्रेंड की ओर इशारा करता है जहाँ पे उसके दोनों फ्रेंड जेनी के ऊपर आ जाते हैं एंड उसके साथ में जबरदस्ती करने लगते हैं। जेनी यहाँ पर हेल्प मांगी जा रही थी लेकिन जी और मियाँ खड़े खड़े बस सारा तमाशा देख रहे थे और हंसे जा रहे थे जैसे कि उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पर जेनी उसे बोलने लगती है कि प्लीज मेरी मदद करो, लेकिन यहाँ पर एक लड़की को गुस्सा आ जाता है तो यहाँ पर वो जेनी को थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम तो मेरे फ्रेंड जी को डिजर्व ही नहीं करती हो, बल्कि तुम जैसे हमें मस्तीखोर लड़कों को डिजर्व करती हो। इतना बोलते वापस से वो लोग उसके साथ में जबरदस्ती करने लगते हैं। इस बार जेनी यहाँ पर उन्हें धक्का मार देती है, फिर बाद में जी से बोलने लगती है कि प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, मेरे साथ ऐसा मत करो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है जो तुम मुझे ऐसा सबक दे रहे हो। लेकिन यहाँ पर जी तो जेनी की एक बात भी नहीं सुनता। जेनी यहाँ पर उसे माफी मांगने भी लगती है ये अनजान होते हुए कि उसने क्या गलती की है। यहाँ पर जी उसे माफ करने की बजाय और उसके सुनने की बजाय अपना फोन का रिकॉर्डिंग ऑन करता है और अपने फ्रेंड्स को थमा देता है और जेनी से कहता है कि तुम एंजॉय करना। इतना बोलकर वो लोग बाहर निकल जाते हैं जहाँ पर उसके दोनों फ्रेंड्स उसके साथ में कुछ ज्यादा ही जबरदस्ती करने लगते हैं। बाद में यहाँ पर जी और मियाँ बाहर वेट कर रहे होते हैं। दोनों फ्रेंड्स आकर उन्हें फोन देते हैं और कहते हैं कि हमने सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली है। जी भी यहाँ पर रिकॉर्डिंग को देखकर बड़ा खुश होता है और कहने लगता है कि जितने पैसे हैं वो तुम्हारे बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे और पैसे आते ही चाइना से कुछ दिनों के लिए दफा हो जाना। अनून के यहाँ से जाने के बाद जी और मियाँ रूम में आ जाते हैं जहाँ पर जेनी उसे पूछने लगती है कि आखिर तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया। जी उसे बोलने लगता है कि देखो कंपनी के जो शेयर्स है वो तुमने मेरे नाम पर कर दिए है, तो अब तुम्हारी क्या जरूरत है मेरे पास में। जेनी यहाँ पर बोलने लगती है तो इसका मतलब ये है कि तुमने स्टार्टिंग से मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए अप्रोच किया था, कॉलेज टाइम से ही। जी यहाँ पर कह रहा था कि हाँ तुम मुझे सही समझ रही हो, वरना पैसे नहीं होते तो मैं तुम जैसे लड़की को भाव भी क्यों देता। जेनी यहाँ पर कहने लगती है कि कम से कम तुम्हें इतने साल में तुम्हारे साथ रही हूँ, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, अपनी कंपनी के शेयर्स तुम्हें दे दिए ताकि ओनरशिप तुम्हारे नाम पर आ जाए। तुम्हें जरा सा भी मेरा ट्रस्ट और मेरा प्यार नजर नहीं आता है। जी यहाँ पर बस हंसता रह जाता है। जेनी उसे गुस्से में चिल्ला चिल्ला कर पूछने लगती है कि पैसे ही चाहिए थे ना, वो तो दे दिए, शेयर्स चाहिए थे वो भी दे दिए, तो ये सारी चीजें करने की क्या जरूरत थी, मुझे बोलते मैं खुद ब खुद यहाँ से चली जाती। जी बोलने लगता है कि अगर मैं तुम्हें जाने बोलता तो तुम्हें क्या लगता है वो कंपनी की ओनरशिप मुझे मिल जाती। ओनरशिप पाने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ता, इसलिए मैंने बस एक डर्टी प्ले किया है जहां पर लोगों को लगेगा कि तुम जैसी लड़की तो जिंदा रहने के भी काबिल नहीं है और वो सारी चीजें मेरे नाम पर आ जाएंगी। जेनी को गुस्सा आता है, वो उसको मारने जा रही थी लेकिन जी हट जाता है जहाँ पर जेनी खुद ब खुद नीचे गिर जाती है और उसकी बॉडी में कुछ ज्यादा ही पेन होने लग जाता है। मिया और जी दोनों के दोनों यहाँ पर खड़े होकर बस हंसे ही जा रहे थे। फिर बाद में वो लोग वहां से चले जाते हैं जहाँ पर जेनी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड और तंग हो जाती है। तो फिर वो चाकू उठा लेती है एंड खुद की जान यहाँ पर ले लेती है। इतने में यहाँ पर किम भागते हुए उसकी जान बचाने के लिए आता है। जेनी यहाँ पर मन में कहने लगती है कि अगर आफ्टर लाइफ होगी यहाँ पे मुझे एक और बार जन्म मिलेगा तो डैड मैं आपकी साइड से आपको रीपे करके रहूंगी और आपसे माफी भी मांगूंगी। जैसे यहाँ पर किम माता जेनी उसे बोलने लगती है कि नेक्स्ट लाइफ में मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी शादी करूंगी। किम कहता है कि ये सारी बातें करना बंद करो, मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा। मन में यहाँ पर जेनी बोलने लगती है कि मेरे डैड ने मेरी शादी किम के साथ में फिक्स करवाई थी, लेकिन मैं ही वो पागल इंसान थी जो मेरे डैड के अगेंस्ट गई, उनके
उनके साथ झगड़ा किया ताकि मैं जी के साथ समय बिता सकूं और उसके साथ शादी कर सकूं। यहाँ पर बाद में जेनी किम को बोलने लगती है कि नेक्स्ट लाइफ में मैं तुम्हें पूरा वैल्यू करूंगी और मैं तुम्हें वो हक देकर रहूंगी जो तुम डिजर्व करते हो। इतना बोलती यहाँ पर उसके सांसें रुक जाती है जहाँ पर जेनी इस दुनिया को छोड़कर चली गई होती है एंड किम बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है। दोस्त हम यहाँ पर वापस से जेनी को देखते हैं जो कि ऑफिस में होती है एंड मिया को उसने कॉफी दिया होता है, लेकिन मिया यहाँ पर जानबूझकर कॉफी को गिरा देती है। साथ साथ जेनी को भी और चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगती है कि इतना गर्म चाय तुमने मुझे किस तरीके से दिया और मेरा तो पूरा हाथ ही जल गया है। यहाँ पर जैसे जेनी की तकरार होती है उस टेबल से उसे धीरे धीरे कुछ कुछ याद आने लगता है जहाँ पर वो खुद को देखती है और वो बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है एंड वो वही सीन होता है जहाँ पर जी के फैंस उसके साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं। जेनी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या चल रहा है। दूसरा हम यहाँ पर जी को देखते हैं जो जेनी की फिक्र करने के बदले मिया के पास उसके हाथों पर फूंक मारने चला जाता है। दूसरा यहाँ पर जेनी को सब कुछ याद आ जाता है, तब उसे समझ आता है कि उसका एक बार फिर से रीबर्थ हुआ है जहाँ पर वो इस रीबर्थ को जाया नहीं करने वाली है और अपना रिवेंज लेकर ही रहेगी। जी यहाँ पर चिल्लाकर जेनी को बोलता है बैठे बैठे नीचे फ्लोरिंग को क्या देख रहे हो, जाओ और जाकर मिया के लिए दोस्ती कॉफी बना के लाओ। और जेनी यहाँ पर खड़ी होकर जी को बोलने लगती है कि तुम क्या थोड़े से ब्लाइंड हो, तुम्हें नजर नहीं आता। उससे मुझे धक्का मारा और मेरे पैरों को भी इतनी गरम गरम कॉफी गिरी है, तो तुम्हें क्या लगता है मुझे चोट नहीं लगी होगी। जी उसे बोलने लगता है कि नाटक करना बंद करो, इतनी गर्म कॉफी भी नहीं थी जो तुम जलकर राख हो चुकी हो, जब देखो तब अटेंशन पाने की कोशिश भी करती रहती हो। साथ साथ यहाँ पर स्टाफ भी होते जो कि जेनी को ही ब्लेम कर रहे थे एंड मिया यहाँ पर अच्छा बनने का नाटक करना शुरू कर देती है और कहते किसी जाने दो ना, मेरी गलती है, मेरे हाथ से उतना गर्म कॉफी का कप जो छूट गया है। जी बोलता है कि उसकी बातों में बताओ, ये तो बस तुम्हें दोषी ठहराएगी, लेकिन तुम्हें तो जल गया होगा, तुम टेंशन मत लो। फिर यहाँ पर वो जेनी को बोलता है कि अभी की अभी मिया से माफी मांगो और तो और जाकर उसके लिए दूसरा कॉफी भी बनाकर लेकर आओ। जेनी बोलती कि माफी, ठीक है रुको मैं अभी उससे माफी मांगती हूँ। जेनी यहाँ पर जाकर दूसरा कॉफी लेकर आती है और बोलती कि ठीक है मैं माफी मांगना चाहती हूँ और वो जोर से उसके पूरे के पूरे बॉडी पर वो कॉफी फेंक देती है जहाँ पर सभी ऑफिस के स्टाफ भी खुद पर खुद शौक हो जाते हैं। जी कहता है कि पागल हो गई हो क्या तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या कर रही हो। जेनी बोलती है कि हाँ मैंने उसके ऊपर कॉफी कराई, इस चीज के बारे में मैंने तो पहले से उसे माफी मांग ली थी। जी उसे बोलने लगता है कि अगर मिया को कुछ भी हुआ ना तो तुम देख लेना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जेनी बोलने लगती है कि हाँ अब उसके ऊपर कॉफी गिरा तो बराबर से नजर आ रहा है, जब मुझ पर कॉफी गिरा था तब तो तुम्हें नजर नहीं आ रहा था ना, और ऐसे भी इतनी गर्म कॉफी भी नहीं फेंकी है जो वो जल के राख हो जाए। जी यहाँ पर उसे बोलने लगता है मुझे पता है तुम ये जानबूझकर कर रही हो ताकि तुम मेरा अटेंशन गेन कर पाओ, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ इन सभी हरकतों से मैं तुम्हें प्यार नहीं बल्कि और भी ज्यादा हेट करता जा रहा हूँ। और यहाँ पर वो जेनी को सुनाने लगता है। फिर बाद में मिया यहाँ पर अच्छी बनने का नाटक करने लगती है और बोलती कि जी जाने देना, एक्चुअली तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही क्लोज हो, इस वजह से जेनी को जेलस फील होता होगा, मैं समझ सकती हूँ कि वो कैसा फील कर रही है। जी यहाँ पर बाद में जेनी को बोलता है कि देखा देखा इतना सब होने के बाद भी वो तुम्हारा ही साथ ले रही है और तुम जब देखो तब मिया को दोषी ठहराती रहती हो, तुम्हारे साथ तो रहना भी बुरा है। फिर बाद में यहाँ पर मिया बोलने लगती है कि जाने दो, ऐसी तुम्हें पता है कि ड्रेस मैंने मेरे लास्ट बर्थडे पर दी थी, वो भी 30,000 पे कर जो कि पूरी की पूरी अब खराब हो चुकी है। जेनी यहाँ पर मिया को बोलती है कि नाटक करना बंद करो, ड्रेस और 30,000 की, चलो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ड्रेस 30,000 की है तो तुम मेरी ड्रेस के प्राइस का अंदाजा भी लगा सकती हो क्या, वो कितने की होगी। इसके बाद में यहाँ पर एक एम्प्लॉय होती है जो कि बोलने लगती है कि तुम्हारी ड्रेस वो भी मिया मैडम से ज्यादा एक्सपेंसिव होगी, कौन से सपनों में जी रहे हो तुम, अगर तुम्हारा ड्रेस तुम्हारे शूज तुम्हारा इयररिंग्स तुम्हारा मेकअप इन सारी चीजों की भी हम मिलाकर जोड़ ले तो फिर तुम उनके शूज के एक्सपेंस के बराबर भी नहीं इक्वलाइज कर पाओगी। दूसरा यहाँ पर एक और स्टाफ होती है जो कहने लगती है कि तुम्हें तो जी का उपकार समझकर ले लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारी मॉम उससे घर की नौकरानी है और तो जी ने कॉलेज से लेकर अब तक तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस पे किए, साथ साथ तुम्हारे स्कूल के फीस भी, तो तुम्हें उस पर थैंक यू बोलना चाहिए, ना कि उसे इस तरीके से चिल्लाना चाहिए। पर जानी बोलने वाली थी सर्वेंट और मेरी मॉम, इतने में यहाँ पर जी आ जाता है उससे बात करने के लिए ताकि जी की पोल ना खुल पाए और वो जानी को बोलने लगता है कि आखिर तुम कितना बोलती रहोगी, तुम्हारी वजह से ये सारी चीजें हो रही है और ऑफिस का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, और रही बात इन तुम्हारी छोटी छोटी हरकत होगी, अगर तुमने वापस ऐसा कुछ किया तो याद रखना ना मैं 1 मंथ तक तुमसे बात नहीं करूंगा। जेनी यहाँ पर हंसते हुए बोलती है 1 मंथ, 1 साल तक बात मत करो ना अगर इतनी हिम्मत है तो। जियो से बोलने लगता है कि लगता है तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, लेकिन इतने में यहाँ पर मिया आ जाती है जो कहने लगती है कि तुम भी क्या इस मेड जैसी लड़की से अपना मूड खराब कर जाए हो, ऐसे भी तुम्हें याद है ना आज तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे अपने घर पर लेकर जाओगे, तो क्या मैं यहाँ पर अपने सारे कलीग्स को घर पर इनवाइट कर सकती हूँ। अंजी को यहाँ पर डर लगने लगता है। फिर बाद में यहाँ पर उसके कलीग से बोलने लगते कि हाँ मैंने सुना है तुम्हारा घर बहुत बड़ा है और तो और उस पूरे एरिया में सबसे एक्सपेंसिव भी तुम्हारा घर ही है, तो क्या हम तुम्हारे घर को देख सकते हैं प्लीज। यहाँ पर जो जेनी होती है वो उन सभी की सारी बातें सुन रही थी और जी से पूछने लगती है कि क्या तुम सच में इन सभी लोगों को अपने बंगलों में लेकर जाने वाले हो क्या। यहाँ पर बाद में वो कलीग्स बोलना चालू कर देते हैं कि लगता है तुम्हें बहुत जेलस फील हो रहा है, ऐसे भी तुम शायद उस बंगलों में ही रहती रहोगी ना क्योंकि तुम्हारी मॉम वहाँ की सर्वेंट जो है, और यही फर्क है हाई क्लास लोगों में और लो क्लास लोगों में, तुम जैसे लो क्लास लोग जब देखो तब जेलस फील करते रहते हो और हाई क्लास वालों को नीचा दिखाते रहते हो। फिर बाद में यहाँ पर
जेनी जी की ओर देखकर बोलने लगती है कि हाँ, लो क्लास वाले लोग हमेशा ऐसे ही होते हैं। जी यहाँ पर उसे बोलने लगता है कि ज्यादा बातें करना बंद करो, अगर तुमने मुझे और गुस्सा दिलाया है ना तो सचमुच मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। इसके बाद में अगर तुम नील डाउन कर माफी भी कर लोगी तो फिर मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाला। अब चुपचाप जाओ और जाकर मेरे लिए 2 गाड़ियों को भिजवाओ। एंड यहाँ पर जी सभी कलीग्स को बोलने लगता है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, नीचे गाड़ियां वेट कर रही है तो आप लोग जा सकते हो। दूसरा वो मियाँ को यहाँ पर चेंज करने के लिए भेज देता है और सभी से कहता है कि आज तुम सभी लोग मेरे घर पर जाओगे जहाँ पर मैं तुम्हें बहुत अच्छा मील खिलाऊंगा, साथ साथ ड्रिंक भी, और सारी चीजें मुझ पर होंगी। सभी लोग यहाँ पर जी को चेयर भी करने लगते हैं और तो और जेनी यहाँ पर मन में बोल रही होती है कि बहुत अच्छा मौका ढूंढा है जी ने मेरे घर का इस्तेमाल कर मेरे लोगों का इस्तेमाल कर अपनी माशूका मियाँ को इम्प्रेस करने का। मैं भी देखती हूँ कि ये कहाँ तक झूठ बोल सकता है। दूसरा यहाँ पर जेनी नीचे जाकर कार में बैठ जाती है और ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए बोलती है। ड्राइवर कहने लगता है लेकिन मास्टर तो अभी तक आए नहीं है, यानी कि जी अभी तक यहाँ पर नहीं है। जेनी बोलती है कि मास्टर तुम तो उसके डैड हो, तुम उसे क्यों मास्टर बुला रहे हो, और ऐसे भी ये गाड़ी मेरी है, तुम मेरे ड्राइवर हो। डैड ने तुम्हें मेरा काम करने के लिए यहाँ पर रखा है, ना कि अपने बेटे को पिक एंड ड्रॉप सर्विस देने के लिए। यहाँ पर वो अंकल बोलने लगते हैं कि क्या तुम दोनों का वापस से झगड़ा हो गया, इस वजह से तुम ऐसा बिहेव कर रही हो बेटा। और तुम्हें पता ही है कि मेरा जी कितना भोला भाला है, वो बचपन से डिसेंट बच्चा बनता आ रहा है, लेकिन आपको तो एंगर इश्यूज है जो आपको कम कर देने चाहिए, वरना मेरे बेटे जी कोई अच्छा नहीं लगेगा। मैं अभी से तुम्हें बता रहा हूँ। जेनी यहाँ पर बोलने लगती है कि तुम क्या मेरे बाप लगते हो तो तुम मुझे ये सारी चीजें सुना रहे हो, तुम मेरे एक ड्राइवर हो, एक सर्वेंट हो, तो तुम मुझे अगर लेक्चर ना दो तो ही बेहतर होगा। यहाँ पर वो अंकल मन में बोलने लगता है कि यहाँ तो कुछ ज्यादा ही बोल रही है, ऐसे तो नॉर्मली नहीं रहा करती है, कोई बात नहीं, जी को आ जाने दो, उसके बाद में मिलकर इसे सबक सिखाऊंगा। इतने में यहाँ पर जी मियाँ और सभी कलीग्स के साथ में उस कार की ओर आ जाता है एंड सभी कलीग्स यहाँ पर बात करने लगते हैं कि जरा जेनी को तो देखो कितनी बेशर्म है वो, उसे समझ ही नहीं आता कि सर्वेंट और बॉस में क्या डिफरेंस होता है। सर्वेंट आखिरी में बैठता है बॉस को गाड़ी में बैठाने के बाद, और उसे देखो वो तो जाकर कार में कब बैठ चुकी है। फिर यहाँ पर जी सभी को चुप कराता है और कहता है कि मैं चीज हैंडल कर आता हूँ। जी यहाँ पर आकर जेनी को बोलने लगता है कि तुम मुझसे पहले क्यों बैठ गई, और मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे 2-3 कार चाहिए, मुझे उन सबको घर लेकर जाना है, बाकी की कार्स कहाँ पर है। जेनी बोलने लगती है कि देखो ये मेरी कार है, तो मैं पहले आकर बैठ गई, और रही बात तुम्हें अगर उन सबको घर लेकर जाना है तो खुद ही कार मंगवा लो ना, मैं अपनी कार क्यों वेस्ट करूँ तुम जैसे लोगों पर। जी को यहाँ पर गुस्सा आने लगता है और वो जेनी को बोलता है कि तुम्हें पता है ना तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैं तुम्हें अभी वार्निंग दे रहा हूँ, अभी कह रही गाड़ियों को मंगवाओ और मेरी बातों का पालन करो, उसका उल्लंघन नहीं। लेकिन यहाँ पर जेनी उसे एक भी बात भी ना सुने अपने कार के दरवाजे को बंद कर देती है। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ जी को बोलने लगती है कि जी आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, वो तो एक मामूली सी सर्वेंट है और वो तुम्हें उस कार के बाहर निकाल रही है, तुम बॉस हो, तुम्हारा पूरा हक बनता है बोलने का, आखिर वो ये सब कैसे कर सकती है। जी यहाँ पर उन सभी को और मियाँ को कहने लगता है कि जाने दो, मुझे अच्छे से बताई लड़की कितनी चालाक है, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ अटेंशन के लिए कर रही है ताकि उसे मेरा अटेंशन मिल जाए, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं इतना लो क्वालिटी का इंसान नहीं हूँ जो इसके साथ में झगड़ा करने बैठे। जाने यहाँ पर दूसरे ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए बोलती है। दूसरा यहाँ पर जी होता है जो अपने कलीग्स को बोलता है बस 5 सेकंड रुको, ये खुद बाहर आकर मुझसे नील डाउन कर माफी मांगेगी और मुझे कार के अंदर बैठाएगी। दूसरा ड्राइवर यहाँ पर जेनी को बोलने लगते हैं कि देखिए मैं तुम्हें ये सजेस्ट करना चाहता हूँ, तुम जाओ और जाकर जी और मियाँ से माफी मांगो इस चीज के लिए। जेनी यहाँ पर उसे बोलती है कि चुपचाप कार चलाने का काम करोगे, तो फिर बोलने लगता है कि लगता है पैसे नहीं मानूंगी, मुझे नीचे उतरना पड़ेगा, मैं आपको कहता हूँ ना आप माफी मांगोगी तो वो आपको माफ कर देगा, वो बड़ा डिसेंट इंसान है। एंड जेनी यहाँ पर उस ड्राइवर को सुना देती है कि तुम मेरे डैड के सर्वेंट हो, अगर अपना काम नहीं करना तो मुझे अभी बता दो, मैं डैड को कॉल करके बता दूंगी ताकि डैड तुम्हें जॉब से निकाल दे, फिर तुम्हें जो करना अपने बेटे के साथ तुम कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर जी होता है जो कि काउंटिंग कर रहा होता है कि जेनी अब बाहर निकलेगी और मुझसे माफी मांगेगी, लेकिन यहाँ पर जेनी बाहर नहीं निकलती और वो कार चुपचाप वहां से जाने लगती है। एंड ये चीज एक कलीग साथ साथ जी सभी के सभी लोग यहाँ पर शौक हो जाते हैं। फिर सभी कलीग्स और मियाँ और जी वो सभी लोग जेनी को लेकर उल्टी सीधी बातें बोलने लगती है। यहाँ पर उसे कलीग जी और मियाँ को बोल रहे थे कि आखिर वो तो नौकर की बेटी है ना, तो फिर यहाँ से वो क्यों गई, उसकी मॉम तो तुम्हारे घर पर सर्वेंट का काम करती है, तो ड्राइवर यहाँ पर उसे लेकर क्यों गया है और ड्राइवर ने उसकी बात क्यों सुनी है। हो सकता है शायद से उस कार में बैठा हुआ ड्राइवर उसी का डैड हो, इस वजह से इतना ठोस दिखा रही है हमें। जी यहाँ पर बोलना था कि हाँ तुम लोग सही बोल रहे हो, वो ड्राइवर उसी का डैड जो है। फिर सभी लोग यहाँ पर बोलने लगते हैं एक तो तुम यहाँ पर उसकी फैमिली का ध्यान रखते हो, ऊपर से वो तुम्हें घमंड दिखा रही है, देखना एक बार हम घर चले जाए फिर हम उसे बताएंगे। मियाँ यहाँ पर बोलने लगती है लेकिन जी तुमने तो प्रॉमिस किया था ना कि आज तुम हम सबको घर लेकर जाओगे, अब उस प्लान का क्या होगा। जी बोलता है कि हाँ आज ही हम घर जाकर रहेंगे, टेंशन मत लो, मैं टैक्सी को बुला देता हूँ, उसमें चले जाएंगे। फिर घर जाकर तो उसे मुझसे माफी मांगनी है ऐसे भी। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर जेनी कार से बाहर निकलती है एंड वो अंकल मन में सोच लगता है कि ये तो पहले बड़े ओबीडियंटली मेरे बेटे की कही हुई चीजों को फॉलो किया करती थी, आज इसे कौन सा भूत चढ़ गया है क्या पता। एंड यहाँ पर जेनी दिख लेती है किम को, जहाँ पर उसके पास लेफ्ट में उसे याद आता है कि मरते वक्त सिर्फ किम ही उसके साथ था उसके आखिरी और सैड फेज में। यहाँ पर वो किम को पूछते कि तुम आगे यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये फ्लावर्स क्या तुमने मेरे लिए लाए। किम यहाँ पर जेनी को दिखकर बहुत डरने लगता है और कहता है कि नहीं मुझे माफ कर देना, और यहाँ पर जेनी बिना कुछ बोले उसे सीधा हक करने लग जाती है, जहाँ पर किम भी खुद ब खुद शौक हो जाता है।
जेनी यहाँ पर बोलने लगती है कि पास लाइफ में मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा काम किया है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें प्रॉपर्ली ट्रीट कर रहूंगी। दूसरे वो अंकल होते जो उन दोनों को हक करते हुए देख लेते और सोचने लगते कि मैंने तुझसे कहा था कि किम उसके लिए अच्छा नहीं है, तो फिर वो किम से दूर रहा करती थी, अब क्यों जाकर किम से चिपक रही है। ऐसे भी मुझे अंदर जाकर सारे अरेंजमेंट्स करने होंगे मेरे बेटे के लिए, क्योंकि मैं किसी के सामने मेरे बेटे की बेइज्जती होने नहीं देख सकता। यहाँ पर वो बोलने लगता है कि एक्चुअली मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ बताने आया था, तुम्हारे डैड ने मुझे इन्फॉर्म करने के लिए बोला है कि वो डे आफ्टर टुमारो यहाँ पर आ जाएंगे। तो जानी बोलते कि डे आफ्टर टुमारो, वो कहते हैं कि हाँ, और उन्होंने स्काई पैलेस होटल में हमें मिलने के लिए कहा है। जानी यहाँ पर मन में सोच लगती है कि ये तो वही दिन होता है जहाँ पर मेरी शादी फिक्स होने वाली थी और जबरदस्ती मैंने यहाँ पर झगड़ा कर लिया था और डैड को अपसेट कर दिया था जी के साथ शादी करने के लिए। इसके बाद में यहाँ पर दूसरे मियाँ और उसके कलीग्स आ जाते हैं। मियाँ यहाँ पर बोलने लगती है कि अच्छा, तभी मैं समझती कि वो कार लेकर तुम अकेले क्यों गई थी, क्योंकि तुम्हें अपने लवर के साथ जो टाइम स्पेंड करना था। जी यहाँ पर जानी पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है और तुम इसके साथ क्यों पकड़ खड़ी हुई हो। जानी यहाँ पर जी का हाथ नीचे करती है और उसे बोलती है कि मैं मेरे फ्रेंड से मिल रही हूँ, अब क्या मेरे फ्रेंड से मिलने के लिए भी मुझे तुम्हारी परमिशन को लेनी पड़ेगी। यहाँ पर जी सीधा किम को बोलने लगता है कि मुझे पता है तुम ग्रोइंग मैन हो, लेकिन मैं तुम्हें अभी वार्निंग दे रहा हूँ, अभी के अभी इस घर से निकल जाओ और बार बार यहाँ पर आना बंद कर दो। किम को गुस्सा आता है तो वो कुछ करने जा रहा था, लेकिन वो रुक जाता है क्योंकि उसे यहाँ पर पास की बातें याद आने लगती है। जिस दिन वो एक दिन जेनी के लिए गिफ्ट्स और बुके लेकर आया था, लेकिन जेनी ने यहाँ पर वो सारी चीजें फेंक दी थी और उसे कहा कि तुम्हें पता है ना मैं ऑलरेडी किसी और को प्यार करती हूँ, तो फिर तुम यहाँ पर ये सब क्यों लेकर आए हो, और उसे वहां से भगा दिया। दोस्तों यहाँ पर जी होता है जो कि फोन में गेम खेल रहा था एंड जेनी उसे प्यार भरी नजरों से देख रही थी। ये चीज यहाँ पर किम ने उसे दिखा था, तो उसे लग रहा होता है कि किम और जी के पीछे कुछ चल रहा होगा। तो फिर यहाँ पर वो बिना कुछ बोले वहां से जाने लगता है और कहता है कि मैं चलता हूँ, लेकिन यहाँ पर जेनी उसे रोकने जाती है। इतनी में जी उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है कि खबरदार अगर तुमने उसके पीछे जाने की कोशिश की या फिर उसे घर पर वापस बुलाया तो। और यहाँ पर बाकी एक कलीग्स होते हैं और मियाँ जो कि जेनी का यहाँ पर मजाक उड़ाने लगते हैं। तो फिर यहाँ पर जेनी बोलने लगती है आखिर तुम कौन होते हो मेरे फ्रेंड को इस घर से दफनाने वाले और बाहर धक्का देने वाले। जी यहाँ पर कहने लगता है कि मैं कौन होता हूँ, मुझे नहीं पसंद है। जेनी यहाँ पर जी को बोलने लगती है कि आखिर तुम्हारा क्या हक बनता है जिनको यहाँ से भेजने के लिए। जी यहाँ पर बोलता है कि मेरा पूरा का पूरा हक बनता है, खबरदार अगर तुमने उसे वापस से घर पे बुलाया तो। ऐसे भी मुझे तुम्हारे साथ में यहाँ पर कोई बहस नहीं करनी है क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और तुम हो इतने लड़ाकू, जाओ जाकर गेट खेलो, मुझे मियाँ और बाकी कलीग्स को अंदर लेकर जाना है। जेनी यहाँ पर बोलने लगती है कि तुम्हारा घर है ना, तुम दरवाजा खोलो, आखिर तुम्हारे लिए मैं क्यों दरवाजे खोलूं। दूसरी यहाँ पर मियाँ होती है जो बोलती है कि तुम सर्वेंट हो तो सर्वेंट वाले काम करो, चुपचाप जाकर जी ने जो ऑर्डर दिया है दरवाजा खोलने का वो जाकर खोलो, उसके साथ यहाँ पर जुबान मत लड़ाओ वरना तुम्हें पता है जी तुम्हें सचमुच इस जॉब से फायर कर देगा। जेनी बोलने लगती है कि अच्छा ठीक है, मैं भी देखना चाहता कि आखिर मास्टर जी मुझे इस घर से कैसे फायर करते हैं। और यहाँ पर एक कलीग होती है जो कि जेनी पर चिल्लाने लगती है कि तुम सच में ही सारी एक्टिंग कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। जी ने और जी की फैमिली ने तुम्हारी पूरी फैमिली का ध्यान रखा है, तुम्हें खाने पीने की जगह दी है, रहने की जगह दी है, तुम्हारी यूनिवर्सिटी के बिल्स को पे किया है और तुम उसके सामने ये सारी बातें बोल रही हो। सच कहा यार है, तुम्हें तो यहाँ से फायर ही कर देना चाहिए। जी भी यहाँ पर कहते हैं कि हाँ तुम सही बात बोल रही हो। जी यहाँ पर जेनी को बोलने लगता है कि जाने दो, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन अभी के अभी जाओ और जाकर गेट खोलो वरना मुझे सचमुच और भी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। जेनी यहाँ पर सभी को बोलने लगते कि उप्स, मुझे तो लगता है कि तुम इस घर के दरवाजे को खोल नहीं सकते हो, तुम्हारा दरवाजा है ना और मैं दरवाजा नहीं खोल रही, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तुम्हारा घर, तुम्हारा गेट, जाकर खुद ब खुद ओपन कर लो या फिर तुम इस गेट को ओपन नहीं कर सकते हो। सभी लोग यहाँ पर जी को बहुत खोलने लगते। मियाँ भी बोलती है कि आखिर जेनी कहना क्या चाहती है और इसका मतलब क्या है। जी यहाँ पर जेनी को बोलने लगता है कि तुम प्लीज आकर दरवाजा खोल दोगी क्योंकि तुमने मुझे सुबह से बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, अब नहीं, अब मैं तुम्हारी और बात नहीं सुनूंगा। जेनी बोलती कि जाओ ना, खुद ब खुद खोल लो, मुझे क्यों बोल रहे हो। जी कहते कि देखो मैं समझ सकता हूँ तुम शायद से मुझसे गुस्सा इसलिए हो और तुम ये सब जानबूझकर इसलिए कर क्योंकि मैं और मियाँ क्लोज है, ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं मियाँ से दूर रहूंगा, लेकिन अभी इस दरवाजे को खोलो क्योंकि मुझे अंदर जाना उन सभी कलीग्स को लेकर, मैंने उन्हें अपने घर पर इन्वाइट किया है। जेनी बोलते कि ठीक है, तुम चाहते हो ना कि मैं गेट खोलूं, ओके, मैं गेट खोलने के लिए रेडी हूँ, लेकिन पहले नी डाउन करके मुझसे बैक करो, उसके बाद में। सभी कलीग्स यहाँ पर आपस में बात करने लगते कि घर यहाँ पर तो है जी का, तो फिर जी यहाँ पर क्यों जेनी से बैक करेगा दरवाजा खोलने के लिए, आके यहाँ पर चल क्या रहा है। मनी मनी यहाँ पर मियाँ भी सोचने लगती है कि इसने मुझे हर बार इतने एक्सपेंसिव कपड़े, इतने एक्सपेंसिव बैग दिला है, तो फिर यहाँ पर खाली एक मामूली सा घर का गेट ओपन करने के लिए इसके सामने क्यों बैक करेगा। जी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ठीक है, बाद में आकर खुद ब खुद मुझसे माफी मत मांगना, अब 10 दिन के लिए मैं तुम्हारे साथ में बात नहीं करूंगा। इतना बोल के वो वहां पर पीछे चला जाता है। सभी लोग बोलने लगते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। जी कहने लगता है कि जाने दो, इसके पास मेरे घर की चाबी है, बट कोई बात नहीं, मैं ड्राइवर से कहता हूँ, वो मेरे लिए गेट ओपन कर देगा। एंड यहाँ पर वो अपने डैड को टेक्स्ट कर देता है। फिर बाद में यहाँ पर शीन बोलने लगते कि तभी मैं सोचूं कि यहाँ पर
वो चाबी तुम्हारे पास नहीं बल्कि जेनी के पास है, इस वजह से तुम गेट नहीं खोल पा रहे हो। जेनी, एक तो जी ने तुम्हारे साथ चाबी को लेकर तुम पर ट्रस्ट किया और अब तुम उसी थाली में खाती हो उसी थाली में छेद कर रही हो। जेनी बोलते कि तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि इसने मुझे इस गेट की और इस घर की चाबी दे रखी है। तो फिर डेजी बोलने लगते नाटक करना बंद करो, चाबी उसने ट्रस्ट करके तुम पर दी थी और तुम यहाँ पर खुद ब खुद उसे चिल्लाए जा रही हो। तो फिर बाद में जेनी उन सबको बोलती है कि तुम लोग क्या थोड़े से मन बुद्धि हो क्या? तुम्हें क्या लगता है जब भी कार यहाँ से अंदर जाती होगी तब क्या कार वाला बाहर निकलता है, फिर बाद में चाबी से गेट ओपन करता है और उसके बाद में अंदर जाता है? डेजी बोलने लगती है कि तुम कहना क्या चाहती हो? जेनी बोल देती है कि यहाँ पर किसी कीज की जरूरत नहीं है, ये गेट फेशियल रिकॉग्नाइजेशन से ओपन हो जाता है। डेजी बोलते कि हो सकता है कुछ उसमें प्रॉब्लम हुआ हो, इस वजह से उसे चाबी यूज करनी हो, इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और अगर तुम्हें इतना ही नाटक आ रहा है तो जाओ जाकर अपना फेस स्कैन करो और फेस स्कैन करने के बाद गेट को ओपन कर लो। जेनी यहाँ पर डीजे से बोलती कि तुम्हारा आइडिया तो बड़ा अच्छा है, क्या पता मेरे फेशियल रिकॉग्नाइजेशन से ये गेट खुल जाए। जी यहाँ पर उसे रोकना चाहता है लेकिन सभी के सामने उसे रोक नहीं पाता और धीरे धीरे जेनी पीछे जाती रहती है जहाँ पर वो अपना फेस स्कैन करती है और वो गेट अपने आप खोलने लग जाता है। ये सब देखकर तो लोग खुद ब खुद ही शॉक हो जाते हैं। जी को लगता है कि अब तो उसका भांडा फूट जाएगा, लेकिन दूसरा यहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं जो कि सभी को बोलने लगते हैं कि आप सब बाहर क्यों खड़े हो, आप सभी लोग अंदर आइए ना। जेनी यहाँ पर बोलने लगती है आप सभी लोग, तुम्हें क्या नजर नहीं आ रहा? मैं यहाँ पर खुद के घर पर आई हूँ, मैं यहाँ पर इस घर में मेरे अलावा और कोई भी एंटर नहीं कर सकता। जी बोलने लगता है कि तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने यहाँ पर मिया और मेरे कलीग्स को अपने घर पर इनवाइट किया है एक प्रॉपर मील के लिए और तुम मुझे अंदर आने से ना बोल रही हो। जेनी यहाँ पर बोलने लगती है कि जाओ ना, मैंने कहा मना किया है, लेकिन फिलहाल मुझे मेरे घर पर आराम करना है, तो मुझे नहीं चाहिए कि बाहर का कोई भी लोग आया मुझे डिस्टर्ब करे। यहाँ पर उसका डैड बोलने लगता है कि बेटा वो लोग कब से बाहर खड़े, तुम्हें यहाँ पर मेहमानों को इतने टाइम तक बाहर खड़ा करना नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये सारी चीजें अच्छी नहीं होती है। चलो चलो जल्दी से सब लोग अंदर आ जाओ। फिर यहाँ पर सभी लोग अंदर आने लगते हैं जहाँ पर एक एक करके वो सभी लोग जेनी को ताने मारते हैं और यहाँ पर जी भी जेनी को बोलता है कि तुम देख लेना, इस बार तो तुमने हद ही पार कर दी है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। जेनी भी मन में यहाँ पर बोल रहे थे कि जाओ जाओ अंदर चले जाओ, धीरे धीरे मैं भी तुम्हें बताती हूँ कि जो गेम तुम मेरे साथ खेल रहे हो वो अगर मैं तुम्हारे साथ खेलना शुरू करती हूँ तो तुम्हारे लिए कितना बुरा हो सकता है। दोस्त यहाँ पे वो ड्राइवर अंकल बोलने लगता है कि देखो जेनी, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ कि एकदम स्पॉइल्ड ब्रांड बच्चों जैसे एक्टिंग करना बंद कर दो। जी बेचारे ना, आखिर तुम्हारा क्या ही बिगाड़ है जो तुम जब देखो तब यहाँ पर हमें नीचे दिखाती रहती हो। इतना बोलकर वो अंकल वहां से चला जाता है और यहाँ पर उनके वहां से जाने के बाद जेनी ऑफिस को कॉल आ जाती है। फिर बाद में सभी लोग यहाँ पर अंदर आ जाते हैं जहाँ पर उसके कलीग्स एक एक करके घर के सभी चीजों को टच करके फील करने लगते हैं क्योंकि इतनी सारी चीजें एक्सपेंसिव जो होती है और उन्होंने वो सारी चीजें पहली बार देखी थी। मियाँ भी यहाँ पर जी को आकर बोलती है कि तुम्हारा घर तो बड़ा प्यारा है। दूसरा वो अंकल आकर सभी को कहने लगता है कि तुम सब इसे अपना घर ही समझना और तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए अच्छे से सर्विंग करूंगा, यहाँ के बेस्ट वाइन्स को लाकर रहूंगा, साथ ही साथ मील भी एकदम लग्जरियस वे में प्रिपेयर होगा। इतने में यहाँ पर जेनी आ जाती है और कहने लगती है कि कोई मेरी परमिशन के बिना यहाँ की चीजों को कैसे छू सकता है। यहाँ पर अंकल बोलने लगते कि आखिर तुम क्या ना क्या चाह रही हो। जी भी यहाँ पर जेनी को बोलता है कि अब तक तुम्हारा ड्रामा और तुम्हारा तमाशा खत्म नहीं हुआ क्या, जो तुम यहाँ पर हमें भी डिस्टर्ब करने आ गए। जेनी बोलने लगती है कोई बात नहीं, कुछ समय में तुम्हें समझ आ जाएगा। एंड यहाँ पर 4-5 ऑफिसर्स आ जाते हैं जो कि जेनी को सल्यूट करने लगते हैं। इसके पहले तो यहाँ पर शीन और डीसी आगे बढ़ रहे थे जेनी को मारने के लिए और इतने सारे ऑफिसर्स को देखकर तो वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं। ऑफिसर यहाँ पर बोलने लगता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर इस घर में बिना किसी की परमिशन के कौन घुसा है। यहाँ पर ऑफिसर जी को देख लेता है तो फिर वो जी को भी ग्रीट करने लगता है। सी कहता है कि टेंशन मत लो, यहाँ पर इस घर में बिना किसी परमिशन के कोई नहीं आ सकता और रही बात इन लोगों की तो ये सभी लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, तुम्हारा यहाँ पर काम करने के लिए शुक्रिया, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जेनी बोलने लगते हैं लेकिन मैंने तो इन सबको इनवाइट नहीं किया और तो ना ही मैंने इन्हें अंदर आने की परमिशन दी थी। ऑफिसर्स यहाँ पे बोलने लगते हैं कि बस बात खत्म हो गई, इन सबको हमें यहाँ से निकालना ही होगा। शीन, डेजी और मिया यहाँ पर किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आता। दूसरा यहाँ पर बोलने लगती है कि जी आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, तुमने तो मुझे यहाँ पर घर पर इन्वाइट किया और मेरे फ्रेंड्स को एज अ गेस्ट, तो आखिर जेनी इतना हक क्यों जमा रही है। ऑफिसर्स बोलने लगते हैं कि लगता है तुम लोग मुंह से नहीं सुनोगे, हमें तुम्हारे पर चार्ज करना ही होगा। और यहाँ पर उन सभी को घसीट कर बाहर निकालने के लिए बोलता है और तीनों के तीनों लोग यहाँ पर चिल्लाने लगते हैं लेकिन जी यहाँ पर चिल्लाकर उन्हें रोकता है। जी यहाँ पर जेनी को बोलने लगता है तुम क्या सभी के सामने मेरी पोजीशन को हिलाना चाहती हो, तो प्लीज ऐसा मत करो। जेनी बोले थे कि क्या तुम क्या बोल रहे हो, मुझे सुनाई नहीं देता, जरा अपने फ्रेंड्स के सामने थोड़ा जोर से तो कहो। एंड यहाँ पे जी चुप रह जाता है। जेनी बोलने लगती कि क्यों, तुम यहाँ पे सभी को बताना चाहते थे ना कि बड़े लोग में और छोटे लोग में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं वो डिफरेंस तुम सभी को लाइव तो एग्जाम्पल देकर दिखा रही हूँ। एंड यहाँ पर ऑफिसर को इशारा करती है जहाँ पर ऑफिसर डेजी, मिया और शीन उन सभी लोगों को लेकर वहां से सीधा चले ही जाते हैं। यहाँ पर वो अंकल को भी गुस्सा आ जाता है और वो जेनी को बोलने लगता है कि जेनी देखो तुम एकदम बिगड़ी हुई बच्चों की तरह एक्टिंग कर रही हो
और ये जो तुमने अभी किया है तुमने तो हद को पार ही कर दिया है। तुम ऐसे आके कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है ना तुम यंग मार्क्स की यंग लेडी हो और तुम ये सारी चीजें शोभा नहीं देती। मैं तुम्हें बता रहा हूँ अगर तुम ऐसा ही करती रहो तो फ्यूचर में कोई तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहेगा और जी वो तो तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। जानी यहाँ पर बोलने लगती है कि क्या मैं तुम्हें एक बार वापस से याद दिलाऊं कि तुम सर्वेंट हो, मेरे ड्राइवर हो, मेरे डैड नहीं जो तुम मुझे लेक्चर सुना रहे हो। और एक बार तुम्हारे बेटे की तो तुम मुझे मैनर्स सिखाओ। रिच और गरीब में क्या फर्क होता है तुम मुझसे बताओ। और तुम मुझे नाम से मत बुलाया करो, मैं तुम्हारी मैडम हूँ। जी यहाँ पर जनी से बोलने लगता है कि तुम्हारे एटीट्यूड को क्या हो गया और तुम इस तरीके से क्यों बात कर रही हो मेरे डैड के साथ में। जानी बोलने लगती है कि अब क्या उनके पैर दबाते दबाते मैं उनसे बात करूं? वो मेरे सर्वेंट है, मैं उन्हें आप कहकर बुलाती हूँ और आखिर कितना रिस्पेक्ट मैं उन्हें दूं। और तुम भूलो मत तुम यहाँ पर सिर्फ एक ड्राइवर के बेटे हो। साथ साथ यहाँ पर जेनिसी को ये भी याद दिलाती है कि तुम्हें याद है ना तुमने मुझसे कहा गया था कि हमें अपने लिमिट्स में रहना चाहिए, तो फिर तुम्हें तुम्हारे लिमिट्स पता होना चाहिए। फिर यहाँ से जेनी चली जाती है। जी यहाँ पर शादी हुई भी उसे कुछ बोल नहीं पाता। दूसरे वो अंकल जी से माफी मांगने कहते हैं और बोलते हैं कि बेटा मुझे माफ कर देना, मैं इसे संभाल नहीं पाया। सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि आखिर ये इतने गधे जैसे क्यों बिहेव कर रही है और इसे आखिर हो क्या है जो कि वो सभी के सामने तुम्हें नाराज करने की कोशिश कर रही है। और रही बात है इस लड़की की तो तुम उससे नाराज जल्दी मत होना, तुम जाओ और जाकर उसे बात करो क्योंकि एक लौती बेटी है वो इसकी। और अगर तुम्हारी शादी इसके साथ हो गई तो उस कंपनी के मालिक, इस घर के मालिक तुम रह जाओगे। और जब एक बार सारी ओनरशिप तुम्हारे हाथों में आ जाएगी ना, उसके बाद तुम्हें जो चाहिए तुम उस लड़की के साथ कर सकते हो। तब तो तुम बहुत पावरफुल रहोगे और इसके पास से तुम्हारे कुछ बोलने के लिए पावर्स भी नहीं बचेंगी। ये बोलता है कि हाँ मैं इन बातों का ध्यान रखूंगा। उसके डैड बोलने लगते कि ठीक है मैं जाकर पता लगाता हूँ कि आखिर सब कुछ चल क्या रहा है और तुम सारी चीजों का ध्यान रखना, कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें मत करना। यहाँ पर जी बोलने लगता है कि टेंशन में लीजिए डैड, वो दिन जरूर पास आएगा जहाँ पर जानी नील ऑन कर मुझसे माफी मांगेगी। देखना मैं उसे बता दूंगा कि सुपीरियर कौन है और इंटीरियर कौन है। दूसरा यहाँ पर जनी कॉल लगा लेती है किम को और उसे वो कहने लगती है कि मेरे डैड ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की तुम्हें पता है ना, तो क्या उन्होंने तुम्हें इनवाइट किया? किम बोलता है कि हाँ उन्होंने मुझे इनवाइट तो किया लेकिन शायद से मैं वहां पर ना आऊँ। जानी बोलते कि अरे उन्होंने तुम्हें इनवाइट किया तो तुम्हें आना चाहिए और तुम याद से आना क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। इतना बोलकर वो कॉल को कट कर देती है। दूसरा यहाँ पर जनी कॉल लगाती है स्काई पैलेस होटल में एंड यहाँ पर वो अंकल भी होता है जो कि उसकी बातों को सुन रहा था। जनी यहाँ पर उसके मैनेजर को बोलने लगती है कि याद है ना लास्ट टाइम कैसे प्रिपरेशन हुआ था और सेलिब्रेशन हुआ था, ठीक वैसा ही मुझे इस बार चाहिए, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर वो अंकल जनी की बातों को सुनकर बहुत खुश होने लग जाता है। दोस्त यहाँ पर उसका डैड आकर जी को सारी बातें बताने लगता है और कहता है कि जरा इम्पेशेंस मत बनो, मुझे पता चल गया कि आखिर जानी ये सारी चीजें क्यों कर रही है। मैंने अभी अभी उसे बात करते हुए सुना है कि वो एक बहुत बड़े से इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाली है जो कि डे आफ्टर टुमारो यानी कि परसों होने वाला है। यहाँ पर जी सोचने लग जाता है कि परसों वो इवेंट क्यों ऑर्गेनाइज कर रही है, आखिर परसों ऐसा कौन सा दिन है। और उसे याद आता है कि उस दिन तो जानी का बर्थडे है। तो फिर उसका डैड बोलने लगता है हो सकता है वहाँ पर वो उस दिन बर्थडे के दिन तुम्हें सरप्राइज देने वाली हो। तो फिर किम बोलता है कि ठीक है मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो इवेंट में क्या होता है ना। मैंने उसे नीचा दिखाकर उसे नीला कर मुझसे माफी मंगाई तो मेरा नाम बदल देना। यहाँ पर उसका डैड बोलने लगता है कि वो कितना भी तुमसे माफी मांगे लेकिन बेटा एक बात याद रखना उससे जरा भी माफ मत करना। उसे कहता है कि हाँ माफी तो मंगवाऊंगा लेकिन माफी मैं उससे बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर सभी लोग ऑफिस में होते हैं जहाँ पर मियाजी को बोलने लगते हैं कि आखिर कल सब कुछ हो क्या रहा था। जनी ने ऑफिस को बुलाया और हमें उस घर से बाहर निकलवा दिया, तुमने हमें घर पर इन्वाइट किया था और वो तो एक नॉर्मल से सर्वेंट है, आखिर वो इतना हक क्यों जमा रही थी। साथ साथ डीसी भी यहाँ पर बोलने लगती कि हाँ जी सही कह रही है मियाँ, तुमने हमें घर पर इन्वाइट किया था, वो तुम्हारा घर था, तो फिर वो ऐसा नाटक क्यों कर रही थी कि जैसे सब कुछ उसके इशारों पर चलता है। पता है तुमने घर से बाहर निकाल दिया, ये कितनी शर्मनाक बात है हमारे लिए। शीन भी यहाँ पर बोलने लगती है कि सही बात कहा तुमने, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जो गार्ड्स थे वो वहां पर जाने की बात क्यों सुन रहे थे। उन्हें तो बात सुननी चाहिए थी जी की, लेकिन वो तो उसी की बातों को फॉलो कर रहे थे। नेजी यहाँ पर बोलने लगती है कि मुझे तो लगता है कि उसके जो डैड है ना वो सिक्योरिटी गार्ड्स के हेड लीडर होंगे, इस वजह से उन गार्ड्स ने उनकी बातें जो सुनी है। यहाँ पर मुझे बोलने लगता है कि जाने दो अब क्या फायदा ये सारी चीजें सोचकर। ऐसे भी देखो वो लड़के भले कितने भी बेशरम हो लेकिन मैं उसके मॉम डैड के एफर्ट्स को जानता हूँ, तो फिर मैं नहीं चाहता कि उन्हें कभी भी बुरा लगे। डेजी और मिया तो यहाँ पर बोलने लगते हैं कि तुम देखो तुम कितने काइंड हार्टेड हो और वो जनी जब देखो तब तुम्हें वो उल्टा सीधा बोलती रहती है। फिर यहाँ पर जी बोलता है कि जाने दो ऐसे भी कल वहाँ पर एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज होने वाली है जहाँ पर तुम सबको भी मैं इन्वाइट करता हूँ और देखना कल के दिन वो मुझसे किस तरीके से माफी मांगने वाली है और मैं मेक श्योर करूंगा कि वो नील डाउन कर माफी मांगे, नॉर्मली खड़े होकर बस सॉरी ही ना बोले। इसके बाद हम यहाँ पर दूसरी बात देखते हैं जेनी को और किम को, जहाँ पर जेनी बोलती है कि अब यहाँ पर सारी चीजें मुझे ऑर्गेनाइज लग रही है। किम यहाँ पर जेनी को बोलने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता जी को गुस्सा आ जाएगा अगर उसे पता चला कि तुमने उसके सामान को इधर उधर करके सीधा स्टोर रूम में डाल दिया है। जेनी बोलने लगती है कि उसे क्यों गुस्सा आएगा, मैं इस घर की बेटी हूँ, वो तो ही ना इस घर का बेटा है।
और ऐसे भी वो एक ड्राइवर का बेटा है, उसे क्या लगता है कि वो बड़े से पैलेस में रहेगा, उसकी जो जगह है मैं उसे बस उसकी जगह दिखा रही हूँ। और अगर उसे लगता है कि नहीं वो ऐसी जगह पर नहीं रह सकता तो ठीक है, घर छोड़कर ही चुपचाप चला जाए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर किम जेनी को बोलने लगता है कि तुम्हें पता है तुम पूरी बदल गई हो, अब तुम पुरानी वाली जेनी बिल्कुल भी नहीं रही हो, क्योंकि पुरानी वाली जेनी सिर्फ और सिर्फ जी की ही बातें किया करती थी और जी के आगे पीछे घुमा करती थी और उसके लिए खुद को भी सेक्रीफाइस करने तक रेडी थी। लेकिन ये जेनी तो कुछ ज्यादा ही अलग है। जेनी यहाँ पर किम के मुंह पर अपना उंगली रखती है और कहती है कि तुम्हें पता है मैंने एक बहुत बड़ा ड्रीम देखा था जहाँ पर तुम मेरे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी थे। किम बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जेनी यहाँ पर उसे देखने लगती है। किम को लगता है कि लगता है उसने कुछ गलत बोल दिया। यहाँ पर उसे माफी मांगने तो चाहता है, लेकिन इसके पहले यहाँ पर जेनी उसे उसके गालों पर किस कर देती है, जहाँ पर किम भी खुद बिल्कुल शॉक हो जाता है और दूसरा जेनी यहाँ पर शाय फील करने लगती है। फिर बाद में हम यहाँ पर जी को देखते हैं जो ये सारी चीजें होता हुआ देख लेता है। जी यहाँ पर गुस्से में जेनी को बोलने लगता है कि आखिर तुम कितने बेशरम हो सकती हो, मैंने लास्ट टाइम में तुम्हें कहा था कि इसे यहाँ का लेकर मत आना, लेकिन तुम जानबूझकर इसे यहाँ पर लेकर आई हो ताकि तुम मुझे जेलस फील करवा सको। यहाँ पर किम जी से बोलने लगता है कि पहले मैं तुम्हें कुछ बोलता नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे फाइट बैक नहीं कर सकता। लेकिन जेनी यहाँ पर किम का हाथ पकड़ लेती है। जी बोलने लगता है कि तुम मेरे घर पर ये सब कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? जेनी बोलते कि तुम्हारा घर, हेलो तुम्हारे सारे फ्रेंड्स यहाँ से चले गए, अब कौन सा नाटक तुम कर रहे हो? रुको मैं तुम्हारे याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर ड्राइवर के बेटे हो और मैंने तुम्हारा सारा सामान बेसमेंट में रख दिया है, तो तुम्हें अगर ये बेसमेंट पसंद आ रहा है तो रहो यहाँ पर, कम से कम तुम्हें खुद का रूम तो मिल रहा है ना, उसी बात की खुशी में ना हो। जी को गुस्सा आता है और वो कहने लगता है इतना बड़ा तो घर है, इस रूम का क्या करोगी फिर अगर मैं बेसमेंट में रहूंगा तो? जेनी बोलने लगती है कि एक्चुअली मिस्टर किम को चाय पीते पीते बुक रीड करना बहुत पसंद है, तो मैं सोच रही कि क्यों ना मैं यहाँ पर एक बड़ा सा टी स्टॉल बना दूं, साथ साथ बुक शेल्फ्स भी, जहाँ पर मिस्टर किम बैठकर आराम से बुक पढ़ सकते हैं और अपनी चाय के मजे ले सकते हैं। लेकिन ये जगह थोड़ी सी स्मेल जरूर करती है, लेकिन कोई बात नहीं, साफ सफाई कर दूंगी और गंदी थ्रैश चीजों को निकाल दूंगी तो फिर ये जगह अच्छी बन जाएगी। जी यहाँ पर जेनी को बोलने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा ही मुझे कुछ बोले जा रही हो और कुछ ज्यादा ही तुम मुझे ला रही हो अपना? जेनी यहाँ पर बाद में बोलती है मिस्टर किम को कि किम तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही हूँ? किम बोलता है नहीं तुम हो और तुम प्रॉपरली एक्ट कर रही हो जैसा एक बॉस को एक्ट करना चाहिए और कोई सर्वेंट है जो सर्वेंट जैसे एक्ट कर ही नहीं रहा है। इतना बोलकर यहाँ से वो दोनों जाने लगते हैं। अनून के वहां से जाने के बाद जी मन में बहुत गुस्से में कहने लगता है कि इसे तो मैं इसकी बर्थडे के दिन बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, बस उस दिन का मुझे इंतजार है। दो साथ जेनी किम बाहर जा रहे होते जहाँ पर उन दोनों ने उनके हाथ पकड़े हुए थे और उनके लिए ये चीज बहुत awkward हो जाती है। जेनी यहाँ पर किम को बोलने लगती है कि इस बार मैं तुम्हें लूज नहीं कर सकती। किम बोलते कि क्या तुम क्या बोलना चाह रही हो? जेनी कहने लगते कि लूज मेरा मतलब है कि मैं जीत कर रहूंगी। किम बोलता है कि अच्छा तो तुम उस कॉम्पिटिशन के बारे में बात कर रही हो? जेनी कहते कि हाँ, और हाँ परसों आना भूलना मत, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज मैंने ऑर्गेनाइज किया है। इतना बोलकर वो जाने लगती है। जाकर गिर मुझसे पीछे से देख रहा था, लेकिन इतने में ये जेनी रुक जाती है और किम की तरफ देखती है, फिर उसे आई लाइक यू बोल देती है, जहाँ पर किम भी बहुत कश हो जाता है और वो बोलने लगता है कि मुझे ये सारी चीजें एक सपनों जैसी लग रही है और मैं नहीं चाहता कि मैं सपनों के बाहर निकलूं। साथ साथ यहाँ पर किम भी जेनी को आई लव यू बोल देता है। फिर बाद में जेनी वहां से चली जाती है। दूसरा यहाँ पर जेनी घर के अंदर जाती है तो फिर बाप बेटे मिलकर वाइन पी रहे होते हैं और यहाँ पर अंकल जेनी को बुलाकर बैठाने लगते हैं। जेनी बोलती है कि अब कौन सा भाषण आप मुझे देने वाले हो? तो फिर वो अंकल कहने लगता है कि देखो अब से मैं तुम्हारे मामलों में टांग नहीं लड़ाऊंगा और रही बात भाषण की तो मैं तुम्हें क्या ही बोल सकता हूँ। तो जेनी बोलते कि सही कहा आपने, आप तो बस एक ड्राइवर हो। वो कहते कि सही कहा, मैं एक ड्राइवर हूँ तो एज ए ड्राइवर मैं तुम्हें लेक्चर नहीं दे सकता, लेकिन एज ए एल्डर पर्सन जो तुमसे बड़ा है मैं तुम्हें कुछ बातों का ज्ञान जरूर देना चाहूंगा। जेनी बोलने लगती कि देखो तुम सर्वेंट में गिने जाते हो, अब तुम एल्डर रहो छोटे रहो मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर एक सर्वेंट का कितना दिमाग चलता है और वो मुझे क्या ज्ञान देना चाहता है। जी यहाँ पर जेनी को बोलने लगता है कि तुम पूरे की पूरी तमीज भूल गई हो कि मेरे डैड से कैसे बात करनी है। यहाँ पर वो अंकल जी को चुप करवाता है और आगे जेनी को बोलता चाहता है कि देखो मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूँ कि एक बार तुम्हारी शादी जी के साथ हो गई ना, उसके बाद तो मुझे ड्राइवर ट्रीट नहीं कर सकती, उसके बाद तो मैं तुम्हारा फादर इन लॉ रहूंगा, तब तो तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ेगी और मेरा ध्यान रखना पड़ेगा, एंड उस टाइम पर तुम ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट वाली चीजें सचमुच भूल जाना। जेनी बोलने लगती है कि आपका ध्यान, आखिर आपका ध्यान मैं क्यों रखूंगी? लगता है वाइन कुछ ज्यादा तुम दोनों को चढ़ गई है, तो तुम दोनों को समझ भी नहीं आ रहा है कि तुम दोनों क्या बात कर रहे हो। जी यहाँ पर गुस्सा आने वाला था, लेकिन अंकल वापस से उसे रोकते हैं और जेनी से बोलने लगते हैं कि देखो मैं समझ सकता हूँ तुम लड़की हो तो लड़कियों में इमोशनल वाली चीजें अप एंड डाउन होती रहती है, लेकिन फिलहाल तुम्हारे पास डैड का दिया हुआ सब कुछ है, इसलिए तुम इतना नाटक करती रहती हो और प्रिंसेस बनती रहती हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा बेटा जी कुछ कम भी नहीं है, वो कितना ओबीडियंट और लीनियंट लड़का है, तुम्हें पता है? तुम उसे इतने सालों से चेस करती आ रही हो, तुम्हें तो खुश होना
सोचिए कि जी तुम्हारे साथ रहने के लिए तक रेडी है, और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारे साथ कौन ही रहना चाहेगा। जी के आसपास पता है कितनी सारी लड़कियां घूमती है जो उसके साथ शादी करने के लिए मरती है, लेकिन फिर भी जी तुम्हारे साथ इस जिंदगी में सर्वाइव करने के लिए रेडी हो गया, तो तुम जैसे लड़की को तो खुश रहना चाहिए। जनी को यहाँ पर गुस्सा आता है, वो अंकल के मुंह पे पूरा वाइन ही फेंक देती है। जी बोलने लगता है कि जनी अब तो तुमने हद ही पार कर दी है, मुंह तक ठीक था, तुम मुझसे इतनी सारी चीजें बोल रही थी, लेकिन ये वाइन तुमने मेरे डैड पर गिराकर बहुत गलत काम किया है। जनी यहाँ पर अपने ड्राइवर सर्वेंट को वार्निंग देने लगती है कि देखो मैं तुम्हें एक बार वापस याद दिला रही हूँ कि तुम मेरे ड्राइवर और मेरे सर्वेंट हो, ज्यादा ऊंचे वाले कद पर जाने की कोशिश मत करो और मुझसे रिस्पेक्ट से बात करो, इतना डिसरिस्पेक्ट से नहीं। और तुम इतना रिच बनने की एक्टिंग क्यों करते हो? तुम्हें पता है तुम ये सारी चीजें इसलिए एंजॉय कर पा रहे हो, अपने अच्छे कपड़े पहन पा रहे हो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ। आखिर तुम बाप बेटे को क्या लगता है ये सारी चीजें तुम्हारी है? तो तुम अपने डिल्यूजन वर्ल्ड से बाहर निकलो, ये चीजें तुम्हारी नहीं है, तुम्हें बस दी जा रही है ताकि तुम अच्छे से रह पाओ। जी यहाँ पर कहने लगता है कि देखो मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ बहस करने के लिए, लेकिन जो तुमने मेरे डैड के साथ अभी किया है ना वो बहुत गलत है। अभी के भी डैड से माफी मांगो, और अगर माफी नहीं मांगी तब तुम देख लेना इस बार तो बहुत कुछ हो जाएगा। जेनी बोलने लगती कि माफी, लेकिन एक मिनट, ये वाइन से मेरे डैड के कैबिनेट में रखा हुआ था, आखिर तुमने इस वाइन की कलेक्शन को हाथ लगाने की कोशिश क्यों की? तुम्हें पता भी इस वाइन का प्राइस कितना है? ये वाइन बहुत ज्यादा महंगी है और इसके पैसे तो यहाँ पे वो अंकल बोलने लगता है पैसे, क्या तुम मुझसे पैसे लेने वाली हो? जेनी बोलती कि नहीं नहीं पैसे नहीं लेना चाहती, तुमने ये वाइन बिना ओनर के कंसेंट के बाहर निकाला है तो इसे तो चोरी कहा जाता है, तो तुम्हें कम से कम 1 लाख रुपीस का फाइन तो लगना ही चाहिए चोरी के मामले में। यहाँ पे वो अंकल गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं कि वाइन की बोतल के तुम हम लोगों को इतना सुना रही हो, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं है क्या? और तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या अब ना शनाब बोले जा रही हो? जेनी बोलती कि ना शनाब कोई बात नहीं, आप आराम से बैठिए, मैं पुलिस को बुलाती हूँ, सारी बातें पुलिस ही डिसाइड कर लेगी। लेकिन यहाँ पे बाद में वो अंकल जेनी को रोकने लगते हैं और कहते हैं कि प्लीज पुलिस को कॉल मत लगाओ, मेरे पास 1 रुपया नहीं है तुम्हें देने के लिए। जेनी बोलते तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन तुम्हारे बेटे जी के पास तो बहुत होगा, क्योंकि हर रोज वो मियाँ के सामने इतना होशियारी जो मारते रहता है और पैसों की डींगे मारते रहता है, तो उससे पूछ लो, उसके पास तो पैसा का भंडार रखा होगा। जी को यहाँ पर गुस्सा आता है और वो खड़ा होकर बोलने लगता है कि अब तो बस बहुत हो गया, अगर तुम पहले जैसे मेरी चीजों को फॉलो करती, मेरी चीजों को मानती और वैसा करती तो मैं कम से कम दिन में तुमसे थोड़ा तो बात कर लिया करता था, लेकिन अब और नहीं, अब तो तुम्हारी शक्ल देखने के बाद भी मुझे डिस्गस्ट फील होता है, और तुमने से लड़के के साथ मैं बात करूँ ये तो अब बहुत दूर की बात हो चुकी है। जेनी बोलती कि बात तो तुम सही कह रहे हो, शक्ल देखना भी बहुत गंदी बात है, तो फिर काम करो, अपने सामान पैक करो और दोनों के दोनों इस घर से निकल जाओ। बोलने लगता है कि तुम हमें यहाँ से बाहर निकालोगी। जेनी कहती क्या चाइनीज में मैंने अभी कहा है कि वहां से बाहर निकलने के लिए, अब किसी और भाषा में तुम्हें समझाऊं? फिर बाद में अंकल यहाँ पे बोलने लगते कि देखो बेटा तुम दोनों में तो लड़ाई झगड़े हुआ करते, आखिर तुम इतनी गुस्सा क्यों हो रही हो? भले जी ने गुस्से में आकर बोल दिया हो, लेकिन उसका दिल तो बड़ा साफ है, उसे माफ कर दो। तुम्हें चाहिए तो मैं अभी के अभी जी से माफी मंगवाता हूँ, वो तुमसे माफी मांगेगा खुद ब खुद। जेनी बोलते कि अरे वाह आपका दिमाग तो बहुत अच्छे से चलता है, आपने कितना अच्छा आइडिया दे दिया। आपको पता है जब देखो तब आपका बेटा मुझसे कहता है नील डाउन करके माफी मांगने के लिए, तो मैं भी आखिर देखना चाहती हूँ कि जो वो काम हमेशा मुझे करने के लिए बोलता है क्या वो काम खुद ब खुद अच्छे से कर पाएगा या फिर नहीं। जी यहाँ पर जेनी को बोलने लगता है कि देखो भले मैं यहाँ पर सर्वेंट का बेटा, लेकिन तुम मेरे यहाँ पर मेरा चेस करना आई थी और तुम मेरा काम करती हो, तो फिर तुमसे माफी तो मैं अपने सपनों में भी नहीं मांगूंगा। जेनी यहाँ पर चुपचाप बैठती तो दूसरी ओर वहां पर जी का डैड उसे जोर से थप्पड़ मार देता है। जी यहाँ पर बोलने लगता है कि आखिर आपने मुझे थप्पड़ मारा? उसका डैड बोलता है कि हाँ थप्पड़ मारा और भी मैं तुम्हें मारूंगा। एंड यहाँ पर दोनों के दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। दूसरा जेनी यहाँ से चली जाती है अपने रूम में और वो कॉल लगा लेती है मैनेजर को। यहाँ पर जी और वो अंकल जेनी की बातें सारी की सारी सुन रहे होते हैं, जहाँ पर जेनी कह रही थी मैनेजर से कि देखो जो चीज मैंने तुम्हें कहा है वैसे ही करना, और जितने लोगों को बुलाए उन्हें याद से इन्वाइट करना है इस चीज में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उस दिन शो का मजा बिल्कुल खराब ना हो और सबके लिए ये यादगार दिन रहे। यहाँ पर बामेजी बोलने लगता है कि देखा आखिरकार घूम फिर कर उसे मेरे पास ही आना है। उसका डैड बोलने लगता है कि मैंने भी इसकी बातें सुनी तो थी, लेकिन आज तो मुझे लगा कि शायद से इसका मन बदल गया होगा, लेकिन अभी तो ये तुम्हारे साथ ही इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही है, वो भी तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइज कर रही है इवेंट। जी बोलने लगता है कि हाँ देखो मैंने कहा ना वो कितना भी गुस्सा कर ले या मुझे नाराज हो जाए या फिर मुझे घर से क्यों ना निकाल ले, लेकिन उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ, घूम फिर कर उसे मेरे पास ही आना है। और तो मैं कल उसे बताऊंगा कि आखिर माफी मांगना किसे बोलते हैं। आज बहुत बोल रही थी ना कि नील डाउन करके माफी मांगो, कल देखना नील डाउन करवाऊंगा, वो डाउन करवाऊंगा, क्या कुछ नहीं करवा लेता मैं इससे, वो एक माफी निकलवाने के लिए, और इसके बाद मैं इसे माफी बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ। डैड यहाँ पर उसे ख्याल रहता कि सही कहा तुमने, ये थोड़ा टाइम पहले कुछ ज्यादा नाटक कर रही थी, एक एक कर इसकी सारी चीज का बदला तुम इसे जरूर निकाल कर रहना। फिर नेक्स्ट डे यहाँ पर सुबह हो जाती है, जहाँ पर जी ब्रेकफास्ट करने जाता है, लेकिन यहाँ पर नाश्ता तो रखा ही नहीं हुआ होता, तो वो चिल्लाकर मेड को बुलाता है और कहता है कि नाश्ता कहाँ पर है। मेड यहाँ पर बताने लगती है कि मैडम तो सुबह सुबह नाश्ता करकर निकल गई अपने काम करने के लिए, उसके बाद तो हमें कुछ क्या ही करना होता है। जी यहाँ पर समझ जाता है कि यहाँ पर ये सब कुछ जेनी नहीं किया होगा, तो फिर मेड को वहां से जाने के लिए कहता है। एंड यहाँ पर वो कॉल लगा लेता है जेनी को और कहता है कि कार कौन भिजवाएगा मुझे यहाँ से पिक करने के लिए। जेनी बोलते तुम्हें पिक करने के लिए मैं कार क्यों भिजवाऊं, खुद अपनी कार बुक कर लो ना, या फिर टैक्सी से आ जाओ, आगे मैं क्यों तुम्हारे लिए कार बुक करूँ। इतना बोलकर यहाँ पर
वो दूसरे कॉल पे व्यस्त हो जाती है, जहाँ पर जी को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आने लगता है। दोस्तों यहाँ पर जी आ जाता है उस इवेंट में एक टैक्सी के अंदर, जहाँ पर मिया उसे टैक्सी में देखकर बहुत एम्बैरेस फील करने लगती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर टैक्सी में क्या कर रहे हो। जी यहाँ पर बहाने सोचने लगता है और कह देता है कि एक्चुअली मेरे घर पर जो ड्राइवर है ना वो थोड़ा सा बीमार पड़ गया है, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना उस ओल्ड मैन को आराम करने दूं और खुद ब खुद मैं यहाँ पर टैक्सी में आ जाऊँ, इसमें क्या ही बुराई है। दूसरा वो ड्राइवर होता है जो कि जी पर चिल्ला रहा था कि कब मेरी गाड़ी से नीचे उतरोगे, मेरा एसी मेरा पेट्रोल तुम खराब कर रहे हो, जल्दी से नीचे उतरो, मुझे दूसरे क्लाइंट्स को भी अंदर बिठाना है। जी यहाँ पर उसे बोलने लगता है कि उतर ही तो रहा हूँ, इतना तुम आर्ग्यू क्यों कर रहे हो मेरे साथ। ड्राइवर कहते हैं कि ठीक है पैसे दो यहाँ से निकलो, लेकिन यहाँ पर जी जैसे ही पॉकेट में अपना हाथ डालता है उसे याद आता है कि वो तो अपना फोन भूल ही चुका है। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ को कहने लगता है कि क्या तुम मेरे लिए पे कर दोगी, क्योंकि क्या है मैं अपना फोन घर पर ही भूल चुका हूँ, मैं बहुत खाए खाए में निकला था। मियाँ यहाँ पर शक्लें बनाने लगती है। जी बोलता है कि इतनी शक्ल क्यों बना रही हो, खाली एक टैक्सी का पेमेंट करने के लिए तो बोला है, इतना तो तुम मेरे लिए कर ही सकते हो, बाकी खर्चे तो मैं तुम्हारे उठाता हूँ। मियाँ बोलते कि नहीं तुम फोन लेकर नहीं आए हो तो क्या पता तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ जाए, मैं बस यही सोच रही थी। मियाँ यहाँ पर स्कैन तो करती है तो ड्राइवर बोलने लगता है कि कब तक पैसे ट्रांसफर करोगी, अभी तक पैसे मेरे पास नहीं आए हैं। एंड यहाँ पर मियाँ का जो बैलेंस है वो एकदम जीरो होता है, इस वजह से पेमेंट जा ही नहीं रहा था। मियाँ यहाँ पर जी को बोलने लगते कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरे ऑनलाइन पेमेंट सब कुछ ब्लॉक्स क्यों हो गए। फिर बाद में यहाँ पर वो ड्राइवर बोलने लगता है कि कैश ही दे दो, अगर पैसे नहीं है तो ऑनलाइन। मियाँ कहने लगते कि मैं कैश नहीं कैरी किया करती। फिर बाद में यहाँ पर अपने फ्रेंड को बोलती कि क्या तुम पेमेंट कर दोगी, एक्चुअली जी जो है वो फोन भूल चुका है और मेरा भी डीएक्टिवेट हो गया है, तो फिर तुम पेमेंट तो कर ही सकती हो। वो कहने लगते कि वो कार से आया तो मैं पेमेंट क्यों करूँ। तो फिर यहाँ पर मियाँ से बोलती है कि मैं पेमेंट क्यों करूँगा, मतलब क्या होता है, तुम मेरी फ्रेंड हो और इतना सा पैसा तो तुम मेरे लिए दे सकती हो, मैं तुम्हें वापस ही लौटा दूंगी। दोस्तों यहाँ पर उसकी फ्रेंड पेमेंट कर देती है, जहाँ पर वो ड्राइवर वहाँ पर जी को सुनाने लगता है कि पैसे तो 1 रुपए के नहीं है और भाव तो ऐसा खाता है जैसे अमीर बाप का बेटा हो। यहाँ पर जी को गुस्सा आता है, लेकिन ड्राइवर इतनी ही देर में चला जाता है। जी मन ही मन बोलने लगता है कि इस जन्नी की वजह से मुझे न जाने किन किन लोगों की बातों का ताना सुनना पड़ रहा है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग बाहर खड़े होते हैं, तो फिर उसे कलीग बोलने लगते हैं कि क्या तुम हमें लेकर अंदर नहीं जाओगे या फिर बाहर ही खड़ा रखवाओगे। जी कहता है कि चलो हम अंदर चलते हैं। अंदर जाने के बाद उसकी कलीग्स वो सारी चीज़ें वहाँ पर देखकर बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जितनी चीज़ें होती है वो बहुत लग्जरियस होती है। उसी कलीग तो बोलने लगती है कि तुम्हारे यहाँ पर एक एक चीज़ तुम्हें पता है कितनी महंगी है, यहाँ पर तुम्हें एक दिन में भी इसमें से एक चीज़ ले लो तो फिर मेरा पूरा का पूरा मंथली सैलरी निकल जाए। जी मन में कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि जेनी ये सारी प्रिपरेशंस करेगी और वो भी सिर्फ और सिर्फ मियाँ के लिए। दूसरा यहाँ पर जी मियाँ को लेकर स्टेज पर चला जाता है और सभी के सामने अनाउंसमेंट करना चाहता है कि इस खास मौके पर आप सभी लोगों का आने के लिए बहुत स्वागत है। मैं और मियाँ आप सभी लोगों को यहाँ पर देखिए बहुत खुश है, और पुट ऑन करके वो सभी लोगों से ग्रेट करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई ताइले नहीं बजाता, सारे के सारे गेस्ट आपस से बात करने लगते हैं कि आखिर ये दोनों कौन है और ये दोनों स्टेज पर क्या कर रहे हैं। लेकिन इतने टाइम में यहाँ पर जेनी और थर्ड किम आ जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग उन्हें देखकर ताले बजाने लगते हैं। मियाँ यहाँ पर जेनी पर चिल्लाने लगती है। सी भी बोलते हैं कि इतना अच्छे से ड्रेसअप कर क्यों आए हो, ये इवेंट तो तुमने मियाँ के लिए ऑर्गेनाइज किया है ना। जेनी बोलते कि मियाँ के लिए, मैं क्या पागल हूँ जो मियाँ के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करूंगी, ये मेरा इवेंट है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जी बोलता है मतलब क्या है तुम्हारे कहने का। यहाँ पर जेनी मैनेजर को बुलाते हैं और उसे सुनाने लगती है। मैनेजर बोलता है कि सारी चीज़ें तो आपके अकॉर्डिंग हुई है, अब क्या हो गया मैडम। तो फिर वो बोलते हैं कि ये जी और इसके फ्रेंड्स ये लोग अंदर कैसे आए, ये लोग तो गेस्ट लिस्ट के अंदर थे भी नहीं। मैनेजर कहता है कि एक्चुअली मैं आपके ही फ्रेंड्स है ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन्हें अंदर आने दे दूँ। जेनी कहते कि नहीं, मैं तुम्हें स्ट्रिक्टली कहा था कि जो लिस्ट में है उन्हें अंदर आने देना, और ये लोग मेरे फ्रेंड्स तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे इनके साथ टैग अलॉन्ग करना बंद कर दो। दूसरों यहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं, जो कहने लगते हैं कि आखिर तुम दोनों वापस लाने लगे, जेनी तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो, रुको मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतने में यहाँ पर जेनी के डैड आ जाते हैं, जो कि बोल लगते कि तुम और मेरी बेटी को सबक सिखाओगे। फिर बाद में यहाँ पर डैड उसके सभी के सामने बोलने लगते कि तुम्हारी वाइफ ने मेरे बेटी को पाला पोसा था, लेकिन यहाँ पर वो बीमार हो गई थी, जहाँ पर वो सीधे यहाँ से चली गई थी, और जाने से पहले उसने मुझे कहा था तुम्हारा और तुम्हारे बेटी का ख्याल रखने के लिए, इसलिए मैंने तुम दोनों को मेरे यहाँ पर रखा, जॉब दिया और सारे के सारे एक्सपेंसेस भी किए। लेकिन यहाँ पर तुम तो हम पर ही चल उठे हो और हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। जी यहाँ पर कुछ बोलने वाला था, लेकिन जी के डैडी उसे थप्पड़ मारकर नील डाउन कर वो अंकल से माफी मांगने लगते। लेकिन यहाँ पर जेनी के डैड उसे माफ नहीं करते और गार्ड से कहते कि इन सभी को लो और यहाँ से चले जाओ। फिर बाद में यहाँ पर जेनी के फादर जो है वो किम की और जेनी के बारे में बताने लगते हैं, जहाँ पर जेनी के डैड बोल देते कि देखो जेनी, ये सारी चीज़ें तुम्हारी हाथों में है, अगर तुम्हें किम के साथ शादी करनी है तो तुम कर सकते हो, मेरी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जेनी यहाँ पर फ्लावर का बुके आगे करती है और किम से कहती है कि अगर तुमने इस फ्लावर को एक्सेप्ट किया तो लाइफ टाइम मैं तुमसे चिपकी रहूंगी और मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी। इनडायरेक्टली यहाँ पर जेनी किम को प्रपोज कर रही होती है, एंड किम यहाँ पर उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और वो दोनों फिर बाद में एक दूसरे को हक करने लगते हैं। एंड इसी सीन के साथ ये हमारी वीडियोस देखने के लिए थैंक्स। कृपया हमारे YouTube चैनल एशिया कोरियन शो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।